नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मीकांत की सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 78 पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है, कितने टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज हमें दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। फिर इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है उसके क्या क्या फीचर हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया के पार्टी सिस्टम को देखेंगे और दुनिया भर के पार्टी सिस्टम को देखेंगे तो इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए, इंडिया के कॉन्टिनेंटल साइज को देखते हुए यहाँ पे बिल्कुल यूनिक टाइप का पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो इस पार्टी सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं हम उसको समझेंगे, और साथ ही साथ आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि जिस तरीके से हम नेशनल और स्टेट पार्टीज के रूप में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इस क्लासिफिकेशन के पीछे के क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे बातें हैं जिनको फुलफिल करने पे किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में या फिर स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों, हम ये समझते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब इसमें जुड़ने के लिए आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता, आप अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा वॉलंटरी एसोसिएशन होता है या एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जहाँ जो कि सेम पॉलिटिकल व्यूज को शेयर करते हैं। यानी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होंगे, वो उनका पॉलिटिकल व्यू जो होगा वो सेम होगा। उनका जो गरीबी है उसके बारे में क्या उनकी थिंकिंग है, हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनके बारे में उनकी क्या थिंकिंग है, हमारे देश में किस तरीके से पॉलिटी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में उनकी क्या थिंकिंग है। इन सब चीज़ों में एक आपको समानता देखने को मिलती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक ऐसा वॉलंटरी एसोसिएशन है जहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक ही प्रकार के पॉलिटिकल व्यूज को शेयर करते हैं। साथ ही साथ जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं वो पॉलिटिकल पावर गेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन क्या है? वो है आपका इलेक्शन। तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जो कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिनके सेम पॉलिटिकल व्यूज हैं वो पॉलिटिकल पावर गेन करने की कोशिश करते हैं। और फिर ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की तरफ काम करने के लिए बहुत ज्यादा अपने मन में डिजायर रखते हैं। ठीक है। अब अगर इस मीनिंग को आप देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज का जो डेफिनेशन है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो लगेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सही चीज है, वो नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का सहारा लेके हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात करता है। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे इसकी रियलिटी देखते हैं तो ये बिल्कुल जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बहुत सारी खामियां आपको देखने को मिलती है। नेशनल इंटरेस्ट तो हमें कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो पहला इंटरेस्ट होता है वो होता है पावर को गेन करना, चाहे इस पावर को गेन करने के लिए उनको कोई भी मेशर्स अपनाने पड़े, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा। तो इस तरीके से जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई है जो पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन है, इन दोनों में हमें एक बहुत बड़ी खाई देखने को मिलती है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप्स की बात करें तो मेनली आपको चार टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेंगे। पहला है रिएक्शनरी। रिएक्शनरी ऐसी पार्टीज होती है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कि जो पुराने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं पे अपना भरोसा रखती है, उन्हीं के साथ आगे बढ़ती है। कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो इसमें भरोसा रखती है, इसमें बिलीव करती है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसी तरीके से चीजें चलती रहे, वो स्टेटस क्वो में भरोसा रखती है। एक फिर लिबरल पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने का एम रखती है और इनमें रिफॉर्म के थ्रू आगे बढ़ना चाहती है। साथ ही साथ एक आपको और पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलेगा जिसको हम रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। तो जो ये पार्टीज होती है ना, वो एक नया ऑर्डर स्टैब्लिश करने का लक्ष्य इनका होता है। और ये ऐसा कैसे करते हैं? तो जो पहले से एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये ओवरथ्रो करती है और एक नया ऑर्डर को स्टैब्लिश करती है, रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज। तो मेनली आपको ये चार पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलते हैं, रिएक्शनरी, कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल। लेकिन इन चारों क्लासिफिकेशन के अलावा दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें तो लेफ्टिस्ट, फिर उसके बाद सेंट्रिस्ट, और सेंट्रिस्ट के बाद फिर आपको राइटिस्ट, ये तीन टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज भी आइडियोलॉजी के बेस पे आपको एक देखने को मिलता है क्लासिफिकेशन। तो जो रिएक्शनरी और कंजर्वेटिव पार्टी है इनको हम लेफ्टिस्ट पार्टी कहते हैं।
अब लेफ्टिस्ट पार्टी की क्या आइडियोलॉजी होती है, कौन से हमारी सोसाइटी के ग्रुप्स इनके कोर आइडियाज में शामिल होते हैं, इनके कोर एजेंडाज में शामिल होते हैं, ये हमारा अलग टॉपिक है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो रिएक्शनरी एंड कंजर्वेटिव पार्टी है उसको लेफ्टिस्ट पार्टी हम मानते हैं, जो लिबरल पार्टी है उसको सेंट्रिक पार्टी मानते हैं, और जो रेडिकल पार्टी है उसको राइट पार्टी मानते हैं या राइटिस्ट पार्टी मानते हैं। तो ठीक है, तो ये एक टाइप है पॉलिटिकल पार्टीज का, और इसी को हम दूसरे टाइप से हम लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट और जो सेंट्रिस्ट पार्टी है उसके तौर पर डिवाइड करते हैं। इंडिया में अगर आप देखें तो सीपीआई और सीपीएम ये दो ऐसी पार्टीज हैं, सीपीआई एंड सीपीएम ये दो ऐसी पार्टीज हैं जिनको हम लेफ्टिस्ट पार्टी के रूप में कैटेगराइज करते हैं। कांग्रेस है वो सेंट्रिस्ट पार्टी है, और जो बीजेपी है वो राइटिस्ट पार्टी का एग्जाम्पल है। लेफ्टिस्ट पार्टी की क्या आइडियोलॉजी होती है मैंने आपको बताया कि वो हमारे दूसरे सब्जेक्ट में उसको मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पे डिस्कस करने का उसका मतलब नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप देखे, जिसमें लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट और राइटिस्ट, एक कैटेगरी ये देखी और दूसरी कैटेगरी हमने देखी रिएक्शनरी, कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल। ठीक है, अब अगर आप दुनिया में देखेंगे तो कई तरीके के पार्टी सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपको वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा, जहां पे एक ही पार्टी होती है, कोई अपोजिशन नहीं होता। उदाहरण के तौर पे जो हमारा पुराना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया यानी यूएसएसआर जो था, जिसका 1991 में विघटन हो जाता है, 1991 में यूएसएसआर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, तो यहाँ पे आपको वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलता था। फिर जो हमारे दुनिया भर के ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में भी आपको वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा, जहां पे कोई भी अपोजिशन नहीं होता है। फिर दुनिया में एक और तरीके की पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम टू पार्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं, जहां पे दो मेजर पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। इन मेजर पार्टीज के अलावा छोटी मोटी और भी पार्टीज होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि, लेकिन मेजर पार्टीज जो है वो दो हैं। तो जहां टू पार्टी सिस्टम में दो मेजर पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको यूएसए और ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। यूएसए में कौन कौन सी दो मेजर पार्टियां हैं, और ब्रिटेन में आपको कौन कौन सी दो मेजर पार्टियां, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ये आपको जानना चाहिए। फिर तीसरा जो पार्टी सिस्टम हमारी दुनिया में चलता है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। फिर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो आपका फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है। तो इन सारे देशों में आप देखेंगे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि पावर को गेन करने के लिए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती हैं और अपने देश के अंदर काम करती हैं। तो ये तो दोस्तों हमने दुनिया भर के पार्टी सिस्टम्स की बात करी। अब इंडिया में आप देखेंगे जो पार्टी सिस्टम है उसकी बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। अगर इसके फीचर्स पे आप गौर करेंगे तो बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जो कि दुनिया भर में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। मैंने आपको बताया दुनिया भर में जो पार्टी सिस्टम है उसमें तीन तरीके का था। एक था वन पार्टी सिस्टम, दूसरा था टू पार्टी सिस्टम और तीसरा था मल्टीपल पार्टी सिस्टम। तो ये जो डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, तो इसमें से तीसरा यानी मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। अब इसके पीछे कई रीजंस हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए तो हम इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट की भी संज्ञा देते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं तो इसके साइज की वजह से। तो जो कॉन्टिनेंटल साइज ऑफ इंडिया है उसके पीछे उसके वजह से हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि इतने बड़े साइज वाले किसी भी कंट्री में अगर एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो हो सकता है जो इनके बीच का कंपटीशन है वो उतना अच्छा ना हो। तो चूंकि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोगों के जो उनके इंटरेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग रीजन्स के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी, और इस वजह से हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। मल्टी पार्टी सिस्टम के पीछे का दूसरा जो रीजन है वो है डाइवर्सिफाइड सोसाइटी। अगर आप इंडिया में देखेंगे दोस्तों तो दुनिया के जितने भी मेजर रिलीजन है उनके लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो आप इस्लाम देखेंगे, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, ठीक है, चाहे आप देखेंगे जैन्स हो, चाहे पारसीज हो, चाहे जरथ्रुस्ट हो। तो ये सारे जो हैं आपको रिलीजन के लोग हमारे देश के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो इंडिया की सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, और इसे डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो हमारे सोसाइटी के अलग अलग रिलीजन के जो सेक्शन के लोग हैं तो उन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे रिलीजन से अलग अलग पार्टीज बनती है जो कि अपने अपने रिलीजन के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और तीसरा रीजन जो कि हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए जिम्मेदार है वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अगर हम अपने देश के पॉपुलेशन की बात करें तो आज हम 1.5 बिलियन तक पहुंच चुके हैं।
इतने बड़े देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में आप देखेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को हमने अपनाया है। इसका मतलब ये है कि जो 18 ईयर्स या उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सब के सब हमारे देश में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो चूंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ऐसे लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से भी हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारे देश में पार्टी सिस्टम का पहला फीचर है मल्टी पार्टी सिस्टम। दूसरा फीचर आपको देखने को मिलेगा वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। रजनी कोठारी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत ही रेप्यूटेड हैं। इन्होंने इंडियन पार्टी सिस्टम को वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम और द कांग्रेस सिस्टम कहा था। अब इसके पीछे का कारण ये था कि अब 1967 से पहले तक हमारे देश में जो देखेंगे आप, वो कांग्रेस का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहा था। चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूनियन की गवर्नमेंट हो, दोनों ही लेवल पे आपको कांग्रेस का डोमिनेंस देखने को मिल रहा था। तो इसी वजह से रजनी कोठारी ने हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पार्टी सिस्टम है, उसको वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहा है। तीसरा फीचर हमारे देश में पार्टी सिस्टम का है लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी। अगर आप बीजेपी को छोड़ दें और दो कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और सीपीएम, ठीक है, इनको छोड़ दें, तो जितनी भी बाकी पार्टियां हैं उनकी कोई भी क्लियर कट आइडियोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उनकी आइडियोलॉजी में आप देखेंगे तो जो बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे सोशलिज्म है, गांधीज्म है, डेमोक्रेसी है, इन सारे आइडियाज का आपको रिजेम्बलेंस देखने को मिलता है। उनकी पॉलिसीज में आप देखेंगे तो यही सारी बातें रहती है। उनके प्रोग्राम्स में भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है। तो इस वजह से हमारे देश में जो पार्टी सिस्टम है उसमें कुछ पार्टीज को छोड़ के बाकी पार्टीज का कोई भी क्लियर कट आइडियोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो तीसरा फीचर ये था। फिर इसके अलावा हमारे देश में जो पार्टी सिस्टम है उसमें पर्सनालिटी कल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो मोस्ट प्रोबेबली आपको हर पॉलिटिकल पार्टी में एक ऐसा इमिनेंट लीडर बन जाएगा जिसके नाम से उसकी पार्टी को पहचाना जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है उनको उनको उन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के नाम से पॉलिटिकल पार्टीज को जाना जाता है। तो इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि देयर आर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज रादर देन पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। हमारे देश में पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ऐसा बोला जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देखें, जो बीजेपी है, बीजेपी के सबसे प्रोमिनेंट लीडर है मोदी जी। अब मोदी जी के नाम से बीजेपी को जाना जाता है। इवन की जो बीजेपी लेड अलाइनमेंट है, जिसको हम एनडीए के नाम से जानते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको भी मोदी जी के नाम से जाना जाता है। फिर आप जेडीयू ले लें, जो कि बिहार की एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो अभी हाल ही में जेडीयू के जो नेता थे नीतीश कुमार, इन्होंने बिहार के प्रधानमंत्री का जो है पोस्ट वो भी अक्वायर किया है। तो जेडीयू को हम देखते हैं नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता है। अगर आप आरजेडी को देखेंगे तो आरजेडी में भी आपको लालू यादव और अभी अभी हाल ही में आप देखेंगे जो तेजस्वी यादव है, उनके पुत्र हैं, इनके नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के बजाय पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ज्यादा है। तो ये तो मैंने 2-3 एग्जांपल आपको दिए। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं जो आप है उसमें केजरीवाल का बहुत ज्यादा एमिनेंट प्रोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद जो सपा है, सपा में आपको अखिलेश यादव जी का देखने को मिलेगा। मायावती का आपको टीएमसी में बंगाल में देखने को मिलेगा। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज में एक कोई ना कोई एमिनेंट लीडर होता है और उसी के नाम से उसकी पार्टी को जाना जाता है। तो ये हमारे इंडियन पार्टी सिस्टम की एक और फीचर है। इसके अलावा हमारे इंडियन पार्टी सिस्टम में जो आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, वहां पर ट्रेडिशनल फैक्टर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। वहां पे जो पार्टीज का फॉर्मेशन होता है उनका बेसिस होता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। ये वहाँ के सोशल नीड को देखते हुए, वहाँ के इकोनॉमिक नीड को देखते हुए, वहाँ की पॉलिटिकल नीड क्या है, इन सबको देखते हुए वेस्टर्न कंट्रीज में पार्टीज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, इन सब बेसिस पे पार्टीज का फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है वो अक्सर हमें अंडरमाइन होता हुआ दिखता है। क्योंकि अगर कोई किसी रिलीजन के नाम पे कोई भी पार्टी बना रहा है, कोई किसी स्पेशल कास्ट के नाम पे कोई पार्टी बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जिस कास्ट के नाम पे पार्टी बना रहा है वो हमेशा उस कास्ट के फेवर में बात करेगा। वो कभी भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट की बात बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये एक और फीचर आपको देखने को मिलता है। फिर आप देखेंगे इंडिया के पार्टी सिस्टम में रीजनल पार्टीज का इमरजेंस एक और फीचर के तौर पे सामने आता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा आपको रीजनल पार्टीज के नंबर देखने को मिलेंगे और इवन की बहुत सारे स्टेट्स में तो वो रूलिंग पार्टीज के तौर पे भी सामने आए हैं। लेकिन अब मतलब हाल ही में देखेंगे आप
तो उन्होंने नेशनल पॉलिसीज में भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि सेंटर में जब भी कोalition गवर्नमेंट बनती है तो कोalition गवर्नमेंट में बहुत सारे जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी हेल्प से सरकार को बनाया जाता है। तो इस वजह से जो रीजनल पार्टीज के अपने इंटरेस्ट हैं, जो रीजनल पार्टीज का रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रीजनल पार्टीज का किसी भी देश के पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है, इसके बारे में मैं आपसे अगले चैप्टर नंबर 79 ऑफ लक्ष्मीकांत में बात करूंगा। अभी यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए कि हमारे देश में जो रीजनल पार्टीज हैं उनका इमर्जेंस बहुत ज्यादा अच्छे से हुआ है और उन्होंने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले किया है हमारे देश की नेशनल पॉलिसीज को बनाने में, क्योंकि हमारे देश में कोalition गवर्नमेंट का एक बहुत ही नॉर्मल सा ट्रेंड रहा है। अगर आप 2014 को छोड़ दें, 2019 को छोड़ दें, तो अभी भी बीजेपी को टोटल जो मेजोरिटी है वो नहीं मिली है। अभी भी जो सरकार है वो एनडीए की है। एनडीए में आपको कई सारी पार्टीज देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज सब देखने को मिलता है, स्टेट पार्टीज। तो इस वजह से रीजनल पार्टीज का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक अगला फीचर जो है हमारे इंडिया के पार्टी सिस्टम में, उसमें आपको फैक्शन और डिफेक्शन देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। दरअसल जो डिफेक्शन का प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा 1967 के बाद से बढ़ गया है। इसकी वजह से होता क्या है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो हमारे हमारे देश में बहुत आम हो गई है। एक पार्टी ए से लोग बी, दूसरे पार्टी बी की तरफ तुरंत चले जाते हैं, इसको हम डिफेक्शन कहते हैं। और इस डिफेक्शन से लड़ने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, ताकि एक पार्टी से लोग दूसरी पार्टी में जल्दी छोड़ के ना जाए, अपने पावर को गेन करने के लिए, अपने पॉलिटिकल विल को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से जो फैक्शन और डिफेक्शन है वो भी हमारे इंडियन पार्टी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है, जो कि लास्ट में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ हमें लेके जाता है और पार्टीज के डिसइंटीग्रेशन की तरफ हमें लेके जाता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे हमारे देश के अंदर जो पार्टी सिस्टम है उसमें आपको इफेक्टिव अपोजिशन की कमी भी देखने को मिलती है। अब एक इफेक्टिव जो प्रपोजिशन नहीं, माफ कीजिएगा, एक इफेक्टिव अपोजिशन किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो आप देखेंगे किसी भी देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में, डेमोक्रेसी को लिविंग बनाए रखने में इस अपोजिशन का बहुत रोल होता है। क्योंकि जब रूलिंग पार्टी बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी दिखाती है तो उस पर चेक्स एंड बैलेंस लगाने का काम जो है वो अपोजिशन का होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक अच्छे डेमोक्रेसी में एक मजबूत अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो अपोजिशन है वो एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है, कि अगर जो रूलिंग पार्टी है उसकी सरकार गिर जाती है तो ऐसे में जो अपोजिशन है वो एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट हमारे लिए बिना इलेक्शन के तैयार करके देता है। और इलेक्शन में आपको पता ही है कितना टाइम जाता है, कितना ज्यादा खर्चा होता है, तो उस वजह से अपोजिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ये कुछ 8 फीचर जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो हमें इंडिया के पार्टी सिस्टम में देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज का क्लासिफिकेशन नेशनल और स्टेट पार्टीज में किया जाता है उसके पीछे के क्राइटेरियाज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल पार्टी बनने के क्या क्राइटेरियाज हैं। अब सबसे पहला इसका क्राइटेरिया ये है कि जो नेशनल पार्टी है इसको 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में एक स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर बीजेपी है तो बीजेपी को 4 राज्यों में एक स्टेट पार्टी के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। 4 मिनिमम, 4 में, उससे ज्यादा स्टेट्स में है तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 4 स्टेट्स में उसको एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। तो पहला क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा है कि इफ इट्स कैंडिडेट्स पोल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स इन द लास्ट लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में किसी भी पार्टी के कैंडिडेट्स ने अगर टोटल वैलिड वोट्स का 6% वोट अक्वायर किया है, कितने स्टेट्स में, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में, तो ऐसे में फिर उस पार्टी को नेशनल पार्टी का जो है वो रिकॉग्निशन मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्राइटेरिया ये रहा कि 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में लास्ट लोकसभा इलेक्शन में उस पार्टी के कैंडिडेट्स ने एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स को अक्वायर किया। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया है कि अगर जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं और उसमें एटलीस्ट 4 एमपी जो हैं लास्ट लोकसभा पोल्स में उस पार्टी के हों, तो फिर ऐसे में उस पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिल सकता है। ठीक बात है, मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन बिहार में हुआ। ठीक है, तो बिहार में एक पार्टी है जिसका नाम है एबीसी। तो बिहार में एबीसी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। ठीक है, इस जो इलेक्शन में आप देखेंगे अगर 4 एमपी बिहार, इस एबीसी पार्टी के 4 एमपी जो है वो अगर लोकसभा पोल में चुन लिए गए हैं
तो फिर देखेंगे कि उस पार्टी को नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। और चौथा जो इसका क्राइटेरिया है वो ये कि इफ इट हैज वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स को मिला के उस पार्टी ने टोटल लोकसभा सीट्स का 2% सीट्स एटलीस्ट जीत लिया हो तो फिर उसको नेशनल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। अगर हम करेंटली बात करें दोस्तों तो हमारे देश में बीजेपी, कांग्रेस सीपीआईएम, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आप, ये सारे जो पार्टीज हैं उनको नेशनल पार्टीज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। कितने हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 नेशनल पार्टी अभी आपको करेंटली हमारे देश में देखने को मिलते हैं। आप जो है उसने पहले वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करके नेशनल पार्टी का जो रिकॉग्निशन है वो लिया था, क्योंकि इसने 4 स्टेट के अंदर स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन लिया था। उसमें आपको दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात, ये 4 स्टेट्स देखने को मिलते हैं जहां पे आपको एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया। और पहले वाले क्राइटेरिया जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में अगर किसी भी पार्टी को एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो उसे नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो ये दोस्तों बात हो गई नेशनल पार्टी के रिकॉग्निशन के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज थे। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो 4 क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कोई पार्टी फॉलो कर लेती है, उसको फुलफिल कर लेती है, तो उसको नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्निशन मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि चारों के चारों जो है वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, चलिए। अब पहले कुछ पार्टी थी जिनको 2023 में नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन जिनसे छीन लिया गया था, तो वो कौन कौन सी ऐसी पार्टी थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्टेट पार्टी के रिकॉग्निशन के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज करना है तो उसको एटलीस्ट 6% वोट शेयर जो है वो लास्ट असेंबली इलेक्शन में मिला होना चाहिए और एटलीस्ट उसके 2 एमएलए होना चाहिए। ठीक है, समझिएगा। बिहार के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, जितने भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं उसमें से 2 एमएलए उस पार्टी के होने चाहिए जिसको कि रिकॉग्निशन चाहिए। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल वोट शेयर जितना पड़ा उसका 6% वोट, ये दोनों एक साथ मिलेगा तभी जाके उस किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का जो रिकॉग्निशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, हैव 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम दैट स्टेट एंड एटलीस्ट 1 एमपी फ्रॉम दैट स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर अगर लास्ट लोकसभा इलेक्शन में टोटल वोट्स का 6% किसी पार्टी को मिला हो और लास्ट लोकसभा इलेक्शन में उस पार्टी का एक मेंबर एमपी बना हो, तो ऐसे केस में उस पार्टी को एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा क्राइटेरिया है एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन। लास्ट असेंबली इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 3% या फिर 3, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है वो किसी पार्टी ने अगर एक्वायर कर लिया तो उसे उस स्टेट के अंदर में एक स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। चौथा क्राइटेरिया क्या है, एटलीस्ट 1 एमपी फॉर एवरी 25 मेंबर्स और एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट इन द लोकसभा और हैव एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट। इस वाले पॉइंट को जरा ध्यान से आप समझिएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी स्टेट्स को लोकसभा में जितनी सीटें मिली हुई हैं उन सीट्स में से हर एक 25 मेंबर पे एक एमपी इस पार्टी का होना चाहिए जिसको कि स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एबीसी एक एबीसी कोई स्टेट है, माफ कीजिएगा, हाँ, ये एबीसी कोई स्टेट है। इस स्टेट के पास 75 लोकसभा के सीट्स हैं। ठीक है, अब इस 75 को अगर आप 25 के फ्रैक्शन में डिवाइड करें तो 25 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब ये है कि हर एक 25 मेंबर पे एक एमपी अगर उस पार्टी का होगा तो इसका मतलब टोटल इस स्टेट में अगर 75 लोकसभा सीट हैं तो 3 एमपी जो है वो उस पार्टी के होने चाहिए जिस पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन चाहिए। ठीक बात है, तो पहला क्राइटेरिया ये है। अगर ये क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो रहा है तो इसके अलावा एक और क्राइटेरिया 4 नंबर पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि जो उस स्टेट के अंदर लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था या फिर जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें जितने टोटल वैलिड वोट्स थे उसका 8% उस पार्टी को मिला। मैं एक बार फिर से ये वाला पॉइंट समझाता हूँ। एबीसी करके एक पार्टी है, इस पार्टी को मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर अगर 75 लोकसभा सीट है तो
तो 75 लोकसभा सीट में से 3 एमपी इस पार्टी के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 25 मेंबर पे एक एमपी इस पार्टी का होना चाहिए, ऐसा ये चौथा वाला पॉइंट कहता है। ठीक है, तो चूंकि 25 पे एक एमपी इसका होना चाहिए और 75 टोटल सीट्स हैं, तो 25 पे एक, तो 75 पे 3 एमपी जो है वो इस एबीसी पार्टी के होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रही है तो इसके अलावा इसके पास एक और ऑप्शन ये है कि जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस लास्ट लोकसभा इलेक्शन में या लास्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं, इस टोटल वैलिड वोट्स का 8% जो है वो इस एबीसी पार्टी को मिला होना चाहिए, तब जाके इस पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनमें से किसी भी एक को फुलफिल करने पे किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाता है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहां पे डीएमके, ओडिशा की बात करें तो बीजेडी, फिर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वाईएसआर सीपी है, बिहार में आरजेडी है, तेलंगाना में टीआरएस है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड हमारे देश में किए जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का सेशन, जिसमें मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी इन दोनों के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं उसको डिस्कस किया। फिर मैंने आपसे बात की कि कितने टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं दुनिया भर में, और इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है उसके क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले दोस्तों लाइक जरूर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।